नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वाहा नॉवल का 15वां पार्ट। इसके बाकी के 14 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं स्वाहा नॉवल का 15वां पार्ट। रेखा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ऐसी भयावह और हृदय विदारक कहानी सुनकर कौन बहन अपने आंसुओं को रोक सकती है। ये एक लंबी कहानी थी। अपने भाई की आप बीती सुनते सुनते वो रोके बैठी रही थी, और इस रहस्यमय काले चिराग ने बहुत अच्छे अंदाज में इंद्रजीत की कहानी सुनाई थी। रेखा ने कई जगह अपने आंसू जब्त किए थे, लेकिन कब तक जब्त से काम लेती। आंसू उबलकर बाहर आ ही जाते थे। रेखा ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए। कुछ देर बाद जब रेखा खुद पर नियंत्रण पाने में सफल रही, उसके दिल को करार आया तो एक उदास सी मुस्कान उसके चेहरे पर नजर आई, और वो काले चिराग को संबोधित करते बोली, आह, मेरे भाई ने छोटी सी उम्र में कितने दुख झेले हैं। पहला दुख उन्हें मेरे चाचा रमाकांत ने दिया। अगर वो शैतान मेरे भाई की हत्या की साजिश ना करता तो मेरा भाई इन यातनाओं का शिकार क्यों होता। ये सब उसे ना सहना पड़ता। मेरे भाई की जिंदगी एक स्थायी कैद बनकर रह गई। उनकी ये कैद तो उम्र कैद से भी बड़ी हो गई। उम्र कैद का अपराधी 14 साल बाद जेल से रिहा तो हो जाता है। मेरे भाई को तो ये भयावह सजा भुगतते 20 बरस हो गए हैं, और उनका भविष्य अभी भी अनिश्चित है। वो भी ये कैसा भाग्य लिखा कर आए हैं। इतने बड़े बाप का बेटा एक मामूली मदारी के घर पर पलकर जवान हुआ। राजू मदारी से जान छूटी तो वह चुड़ैल बकाल की कैद में चला गया, और जो अब भी उसके लिए जोंक बनी हुई है। कहाँ है वो चुड़ैल? मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका खून पी जाऊं। अतिरिक्त व्यथा एक रोष बनकर ही दमकी थी रेखा के चेहरे पर। काले चिराग ने जवाब में कुछ न कहा। वो खाली खाली नजरों से रेखा को देखता रहा। रेखा की यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अंततः रेखा ही बोली। कौन सी बात? काले चिराग ने शांत भाव से ही पूछा। रेगिस्तान की वो झोपड़ी, उसकी छत पर बैठा उल्लू और दरवाजे पर तैनात फनियर नाग को मैं सपनों में देखती रही हूँ। झोपड़ी के भीतर से मदद की गुहार भी सुनती रही हूँ। अब हकीकत में मैं उसी झोपड़ी के सामने ही थी। तब भी मैंने वही सब देखा और सुना। हाँ, सपने में भी जब मैं उस झोपड़ी के निकट पहुंचती थी तो अंदर से यही आवाज आती थी, डरो मत, आओ अंदर आ जाओ। अब हकीकत में भी मैंने वही आवाज, वही गुहार सुनी है। सवाल यह है कि क्या मेरे भाई को मेरे आने का इंतजार था? उसे पहले से ही मालूम था कि मैं यहाँ जरूर आऊंगी? हाँ था। उसे पूर्ण विश्वास था और वो जानता था। काले चिराग ने यकीनी लहरों में अनुमोदन किया। पर कैसे? आखिर कैसे? भैया को कैसे मालूम हुआ कि दरवाजे पर आने वाली मैं ही हूं? ये मैंने उसे बताया। लेकिन आप तो उस वक्त मेरे पीछे थे, रेखा बोली। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब आपने मुझे भीतर जाने से रोका था। ये बात मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही बता चुका हूँ कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब उसकी बहन शीना तुम्हारी मुक्तिदाता बनकर आएगी। काले चिराग ने बताया। मुक्तिदाता? रेखा कुछ समझ न पाई थी। हाँ, तुम ही वो इकलौती हस्ती हो जो अपने भाई को इस प्रकोप और नर्क से बचा सकती हो, वरना कुछ ही अवधि में उसकी मृत्यु निश्चित है। काले चिराग ने रहस्योद्घाटन किया। नहीं, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। अगर अपनी जिंदगी देकर भी भैया की जान बचानी पड़ी तो बचा लूंगी, रेखा ने बड़े यकीन के साथ कहा। मैं जानता हूँ, काले चिराग ने मुंडी हिलाते हुए कहा। अगर मुझे इस बात का विश्वास ना होता तो तुम्हें यहाँ तक लाता क्यों? आप लाए हैं यहाँ? रेखा ने हैरान होकर पूछा। हाँ, यही, काले चिराग ने गोलमोल जवाब दिया। यानी कि बरसों से बंद उस काले कमरे में मेरी जिस राजा साहब से मुलाकात हुई थी वो आप ही का एक रूप था? नहीं, वो मैं नहीं था, वो राकल है। राकल? रेखा ने इस अनूठे नाम को दोहराया। उन्होंने मुझे एक डायरी दी थी, मेरी जिंदगी का हाल बताने वाली। वो अब भी मेरे पास मौजूद है। ये डायरी उन्होंने मुझे भेंट दी थी। उनका ख्याल था कि मैंने उन्हें आजाद करवाया है, लेकिन मैंने तो उनकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया। ये सुनकर काले चिराग ने एक जोरदार कहकहा लगाया। फिर बोला, वो बड़ा शैतान, शरारती फितना शख्स है। होगा, रेखा ने लापरवाही से कहा, लेकिन मुझे तो उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाई। और काला चिराग अजीब से लहजे में बोला, आने वाले कल के बारे में कोई क्या कह सकता है? ये राकल है कौन? रेखा ने पूछा। हमारी दुनिया का एक शक्तिशाली शख्स,
जो बड़ा रंगीनबाज निकला है। और ये रूपसी बकाल कौन है? बकाल राकल की बहन है। ओह अच्छा। रेखा तय नहीं कर पाई थी कि इस रहस्य उद्घाटन पर खुश हो या आश्चर्य व्यक्त करे। उसने कुछ सोचते हुए कहा, फिर तो इंद्र भैया के सिलसिले में राकल से मदद ली जा सकती है। वो अपनी बहन के खिलाफ तुम्हारी सहायता क्यों करेगा? मैं समझती हूँ कि वो एक अच्छा सहृदय हस्ती है। तुम मुझसे सिर्फ एक बार मिली हो, मैं उसे बरसों से जानता हूँ। और आपने उसे कैसा पाया है? मैंने बताया है कि वो एक शैतान फितरती हस्ती है। शैतान, शरारती और रंगबाज। काले चिराग के माथे पर बल पड़ गए। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पहले अपने भाई से तो मिल लो। रेखा उत्तेजित हो उठी, बोली, हाँ ठीक है, चलिए पहले मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए। तुम खाना खा लो, कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें इंद्रजीत के पास ले चलूंगा। खाने का वक्त हो ही रहा था। रेखा ने इत्मीनान से खाना खाया। उसे अपने भाई तक पहुंच जाने की बहुत खुशी थी। किस्मत ने उसे बहुत सही वक्त पर अपने भाई की मदद के लिए भेज दिया था। लगभग 4 बजे काला चिराग कमरे में आया। इस बीच रेखा थोड़ी देर आराम करके मुंह हाथ धोकर तैयार हो चुकी थी। चले? उसने काले चिराग से पूछा। हाँ बिल्कुल, काले चिराग ने फौरन जवाब दिया। और जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो काले चिराग ने देखा कि वो अपना सामान कमरे में ही छोड़े जा रही है। उसने पूछा, क्या आप अपना सामान साथ नहीं लेंगी? क्या हमें यहाँ वापस लौटकर नहीं आना है? रेखा ने पूछा। मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरी हुआ तो आ जाएंगे। ठीक है, ये कहकर रेखा ने अपना सामान समेट लिया। उसका सामान ही क्या था, एक बैग ही तो था। रेखा ने उसी में अपनी तमाम चीजें भरकर बैग कंधे पर डाल लिया। चलिए। यूं जब रेखा उस महलनुमा भवन से बाहर निकली तो धूप ढल रही थी। बाहर का वही माहौल था। उन दोनों के अतिरिक्त दूर दूर तक कोई नहीं था। एक खूबसूरत हरा भरा बाग था, बीच में खूबसूरत फव्वारा और भवन में चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे। फव्वारे के निकट से गुजरकर जब रेखा ने ऐसे ही पलटकर उस सुर्ख पत्थरों वाले भवन पर एक अलविदाई नजर डालनी चाहिए तो वहां कोई भवन नहीं था। और फिर जब वो फव्वारे से आगे मेहराबी दरवाजे में प्रविष्ट हुई तो पीले और हरा भरा बाग, फव्वारा इत्यादि भी गायब हो गए। रेखा फिर मेहराली दरवाजे से निकलकर ऊपर जाती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उसमें हिम्मत ना हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। लेकिन जब वो खंडर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची और उसकी जिज्ञासा ने उसे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर किया तो उसने देखा कि सीढ़ियां भी गायब है। अब उन सीढ़ियों की जगह एक ढलान सी दिखाई दे रही थी और नीचे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। काला चिराग उसके आगे आगे चल रहा था। रेखा ने सोचा कि उसी से पूछे कि ये सब क्या है। वो बाग और महल सब कहाँ गए? अब चारों तरफ रेगिस्तान था, उड़ती हुई रेत थी और दूर कहीं चंद चीलें दिखाई दे रही थी। रेखा पूछते पूछते रुक गई। उसे अंदाजा हो गया कि वो एक गैर इंसानी प्राणी की गिरफ्त में है और ऐसे गैर इंसानी चमत्कारी प्राणियों से किसी भी अचरज की आशा की जा सकती है। वो अपने कंधे पर बैग लटकाए खामोशी से काले चिराग के पद चिन्हों पर चलती रही। वो काफी तेज चल रहा था, इतनी तेज रफ्तार से कि रेखा के लिए उसका साथ देना कठिन हो रहा था। जरा धीरे चलिए ना, अंततः उसने पुकार कर कहा। काले चिराग के कान पर जूं तक ना रेंगी। वो सुनी अनसुनी कर गया। उसने पलट कर भी नहीं देखा। आगे एक रेत का ऊंचा टीला था। वो घूमकर उस टीले के पीछे चला गया। रेखा ने फौरन दौड़ लगाई। उसे अंदेशा था कि वो रेत के समुद्र में अकेली न रह जाए और कुछ ऐसा ही हुआ भी था। रेखा घूमकर टीले के पीछे पहुंची तो वहां कुछ नहीं था। काला चिराग गायब हो चुका था। उसे गायब पाकर रेखा का दिल धक से रह गया। हे प्रभु, अब वो क्या करे? किस तरह अपने भाई की झोपड़ी तक पहुंचेगी? जाने कहां, किधर व कितनी दूर है वो झोपड़ी? रेखा अभी सोच ही रही थी कि उसकी नजरें काले चिराग पर पड़ी। वो रेत के टीले के भीतर से इस तरह निकल रहा था जैसे पानी की सतह से भीतर से निकल रहा हो। वो रेत के अंदर से मक्खन में से बाल की तरह निकल आया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। जाने क्या था उसकी मुस्कुराहट में कि उसका चेहरा भी बदला जाता था और वो ये क्षण होते थे जब उसके चेहरे में सम्मोहन पैदा हो जाता था। क्या हुआ, मुझे गायब देखकर परेशान हो गई थी? उसने पूछा। हाँ सची में, रेखा का जवाब था। आओ मेरे साथ, कहते हुए काले चिराग ने उसका कोमल हाथ पकड़ लिया और उसे रेत के टीले की तरफ ले चला। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रेखा घबरा कर बोली। सामने खासा ऊंचा रेत का टीला था और वो रेखा का हाथ थामे उस टीले के अंदर प्रवेश करना चाहता था। वो लापरवाही से बोला, आओ अंदर चलते हैं। टीले के अंदर? रेत में? मेरा तो दम घुट जाएगा। रेखा परेशान हो गई।
उसकी सांस अभी से रुकने लगी थी। काला चिराग एक कदम आगे था। वो रेत के टीले में दाखिल हो चुका था और वो यूं प्रविष्ट हो रहा था जैसे रुई के गोलों में धंस रहा हो। उसने रेखा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो रेत में गायब हो चुका था और रेखा को अपनी तरफ खींच रहा था। रेखा का हाथ रेत में घुसता जा रहा था। फिर रेखा की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। उसने अचानक ही रेत अपने मुंह पर महसूस की थी, लेकिन यह एहसास अधिक देर तक नहीं रहा। जब उसने खौफ से बंद हुई आंखें खोली तो रेत के टीले का कहीं नामो निशान तक नहीं था और सामने कुछ ही फासले पर उसे वो झोपड़ी नजर आ रही थी जिसकी छत पर एक उल्लू बैठा था और एक नाग दरवाजे पर कुंडली मारे पहरा दे रहा था। ये वही झोपड़ी थी, वही दृश्य था जो वो अपने सपने में देखा करती थी। और अब वो जानती थी कि इस झोपड़ी में उसे सहायता के लिए पुकारने वाला और कोई नहीं, उसका अपना भाई इंद्रजीत था। किसी मायावी रूप सी बकाल का कैदी इंद्रजीत। इस झोपड़ी को देखकर रेखा ने एक गहरी सांस ली थी। कहो, तुम्हारा दम तो नहीं घुटा? काले चिराग ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं रेत के टीले के अंदर से गुजर रही हूँ। रेखा बोली। अब तुम अंदर जाओ, अपने भाई से मिलाओ। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मैं बाहर ही रहूंगा। कोई विशेष कारण? हाँ, विशेष ही समझो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। रेखा की निगाहें झोपड़ी के दरवाजे की तरफ उठ गई। वो बोली, लेकिन मैं अंदर जाऊंगी कैसे? वो सांप दरवाजे पर कुंडली मारे बैठा है। उसकी चिंता मत करो, मैं जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचूंगा वो तत्काल गायब हो जाएगा। ओह, रेखा के मुंह से लंबी सांस निकली। और फिर ऐसा ही हुआ। काला चिराग ज्यों ही झोपड़ी के पास पहुंचा, नाग फौरन घूमकर झोपड़ी के पीछे कहीं गायब हो गया। सांप के जाते ही उल्लू भी छत पर से तेज फड़फड़ाहट के साथ उड़ गया। काला चिराग दरवाजे के पास रुक गया और हाथ के इशारे से रेखा को अंदर जाने को कहा। रेखा धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। छोटे दरवाजे से गुजरकर जब वो झोपड़ी में खड़ी हुई तो उसने एक तरफ कालीन पर एक शख्स को लेटा हुआ देखा। उसने अपने ऊपर काली चादर ओढ़ रखी थी, मुंह तक ढका हुआ था। वो दबे पांव इंद्रजीत के पास पहुंच गई। दिल चाह रहा था कि वो उसके चेहरे से चादर हटा दे, लेकिन उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसने थोड़ा झुकते हुए बड़े ही प्यार से पुकारा, इंद्र भैया। रेखा की आवाज सुनते ही चादर में हरकत हुई। इंद्रजीत ने धीरे धीरे अपने चेहरे से चादर हटाई, पर वो चादर हटाते हटाते रुक गया और चादर मुंह पर लिए लिए ही आहिस्ता से उठ गया। उसने चादर सिर से ना उतारी, बल्कि इस तरह से ओढ़ ली थी कि उसका चेहरा दिखाई ना दे सके। उसने गर्दन उठाकर एक आंख से रेखा की तरफ देखा और खुशी भरे लहजे में बोला, शीना, तुम आ गई? मेरी बहन, तुम आ गई? हाँ भैया, मैं आ गई हूँ, मैं आपको लेने आई हूँ। तब इंद्रजीत ने चादर से एक हाथ निकाला, सूखा हुआ हाथ, जैसे हड्डियों का ढांचा। उसने हाथ के इशारे से रेखा को कालीन पर बैठने के लिए कहा। रेखा उसके सामने कालीन पर बैठ गई और उसका सूखा हुआ हाथ अपने खूबसूरत कोमल हाथों के बीच ले लिया। आपकी ये हालत कैसे हो गई भैया? वो होंठ चबाते हुए बोली। मेरी ये हालत बकाल ने की है मेरी बहन। उस वासना की मारी चुड़ैल ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं जानती हूँ, मुझे काला चिराग ने सब कुछ बता दिया है, पूरी आप बीती सुना दी है आपकी। काला चिराग बहुत ही नेक दिल आदमी है। वो मुझसे आकर मिला था और उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, तुम्हारे आने की इत्तला दी थी। और अब पहले जब तुम यहाँ आई थी और अंदर आने की बजाय वापस पलट गई थी तो मैं तुम्हें अंदर से देख रहा था। मैंने तुम्हें देखकर ही कहा था कि डरो मत, अंदर आ जाओ, लेकिन अंदर नहीं आई थी। शायद तुम्हें काले चिराग ने अंदर आने से रोक दिया था और तुम्हें अपने साथ ले गया था। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें अंदर आने से क्यों रोका था। इंद्रजीत बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे बरसों का मरीज हो वो और उससे बोला न जा रहा हो। सच कहूँ भैया, मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब सोचती हूँ कि उसने मुझे अपने साथ ले जाकर अच्छा ही किया था। अगर मैं आपके बारे में सब कुछ जाने बिना ही आपको देख लेती तो मुझे तिर्फ दिमागी शौक लगना था। खुश तो खैर मैं अब भी नहीं हूँ। आपका ये सूखा हाथ आपके स्वास्थ्य का पता दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं अब आपको अपने साथ ले जाऊंगी। शीना, एक बात बताओ, तुम्हारा ये नाम किसने रखा? जरूर दादाजी की ख्वाहिश पर ही रखा गया होगा। पापा दादाजी की इस ख्वाहिश का जिक्र अक्सर किया करते थे कि वो अपने पोती का नाम शीना रखना चाहते थे। हाँ भैया, मेरा ये नाम उन्हीं की ख्वाहिश पर रखा गया था, रेखा ने बताया। लेकिन अब मेरा नाम शीना नहीं, रेखा है। मुझे शीना कोई नहीं कहता। खुद मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा नाम शीना है। अच्छा, हैरत है। मैं अब अपनी कहानी सुनाऊंगी तो आप और भी हैरान रह जाएंगे।
आपके लापता हो जाने के बाद पापा एकदम सहम गए थे। उन्होंने चाचा के डर से मुझे कभी अपनी बेटी नहीं कहा। मैं गैरों में पली बढ़ी, इसलिए मेरा नाम भी बदल दिया गया। पापा ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी। रेखा का स्वर भर्रा गया था। कैसे हैं पापा? और मम्मी का क्या हाल है? मम्मी तो मेरी गुमशुदगी पर रो रो कर पागल हो गई होगी। रेखा के दिल में आया कि बता दे कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर फिर ये सोचकर रुक गई कि अभी ये खबर इंद्र के लिए तीव्र सदमे का कारण बन जाएगी। पहले ही सूखकर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। माँ बाप की मौत की सूचना उसे मिट्टी का ढेर बना देगी। वे दोनों सकुशल हैं भैया, उसने सफेद झूठ बोला, और आपको बहुत याद करते हैं। और वो शैतान कमीना शख्स, इंद्रजीत के लहजे में नफरत भर आई। कौन? चाचा रमाकांत? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो हमारे प्रतिशोध का इंतजार कर रहा है। इंद्रजीत भड़क कर बोला। ठीक कहा तुमने रेखा, तुम देखोगी मैं उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। रेखा सजल आंखों से उसे देखने लगी। इंद्रजीत अभी तक पूरी तरह चादर ओढ़े बैठा था, बस उसकी सिर्फ एक आंख जरूर दिखाई दे रही थी। रेखा समझ नहीं पा रही थी कि उसने अपना चेहरा चादर में क्यों छिपा रखा है। भाई, एक बात पूछूं? रेखा बोली। हाँ, पूछो। आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, हरगिज नहीं। ये आपने अपना चेहरा चादर में क्यों छुपाया हुआ है? वो हवा लगती है ना, उससे बचने के लिए। इंद्र ने शायद बात बनाने की कोशिश की थी, लेकिन झोपड़ी में तो इस वक्त काफी गर्मी हो रही है, और आप है कि ना केवल चादर ओढ़े बैठे हैं बल्कि अपना मुंह भी ढक रखा है। भैया, अपने चेहरे से चादर हटाइए ना। क्या अपनी बहन को चेहरा भी नहीं दिखाएंगे? रेखा बेहद जज्बाती अंदाज में बोली। रेखा की इस ख्वाहिश पर इंद्रजीत भीतर ही भीतर कांप उठा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बहन को किस तरह बताए कि अब उसका चेहरा देखने लायक ही नहीं रहा है। एक वक्त था लड़कियां उसका चेहरा देखते नहीं थकती थी, नजरें हटाना भी भूल जाती थी, और अब वो वक्त आ गया था कि आज अगर कोई लड़की उसका चेहरा देखती तो फिर जीवन भर ना देखने की कसम खा लेती। हाँ, ऐसा ही हो गया था उसका चेहरा। रेखा, अगर तुम मेरा चेहरा ना ही देखो तो अच्छा है, इंद्रजीत ने व्यथित लहजे में जैसे अनुरोध किया था। क्यों आखिर? मैं अपने भाई का चेहरा क्यों ना देखूं? क्या हुआ है आपके चेहरे को? चादर हटाएं, कहते हुए रेखा ने चादर की तरफ हाथ भी बढ़ा दिया था। पछताओगी, कराहती सी आवाज में बोला था इंद्र। मेरा दिल पत्थर का है, रेखा उसका आशय समझकर बोली। प्लीज चादर हटाने दे भैया। अच्छा ठहरो, मैं खुद उतारता हूँ चादर सिर से। ठीक है, हटाएं। रेखा ने अपने हाथ गिरा लिए, और अब इंद्रजीत ने अपने दोनों हाथ चादर से निकाले और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया। उसका चेहरा देखकर रेखा की चीख निकल गई। इंद्रजीत ने फौरन ही अपना चेहरा दोबारा ढांप लिया और कांपते हुए व्यथित स्वर में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा चेहरा मत देखो, मगर तुम नहीं मानी। ये सब क्या है भैया? ये आपके चेहरे को क्या हुआ है? रेखा की आंखों से आंसू छलक आए थे। इंद्रजीत का आधा चेहरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन आधा चेहरा किसी दीमक लगी लकड़ी की तरह हो गया था। मांस में छोटे छोटे बेशुमार सुराख थे, और यूं लगता था जैसे हाथ लगाने पर आधा चेहरा झड़कर नीचे गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता रेखा, मेरी बहन, मैं तो बस जिंदगी का श्राप काट रहा हूँ। इंद्र का गला भर आया था। जाने किस जन्म के पापों का प्रकोप है ये। मेरा जी चाह रहा है कि मैं उस कमीनी बकाल को कत्ल कर दूं। रेखा अपने आंसू साफ करते हुए बोली। वो संभल चुकी थी और दुख रोष में बदल चुका था। उसे कत्ल करना इतना आसान नहीं है, फिर मैं तुम्हें उसे कत्ल करने भी नहीं दूंगा। ये काले चिराग की आवाज थी। रेखा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। अंदर आते हुए उसने रेखा की बात सुन ली थी। आप जरा देखे तो उसने भैया की क्या दुर्गत बना रखी है। क्या इसके बाद भी उसे जिंदा रहने का हक है? तुम ठीक कहती हो, उसका ये अपराध वास्तव में ही बहुत बड़ा है, बड़ा और जघन्य। वो इसी योग्य है कि उसका कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मेरी व्यवस्था यह है कि मैं उसे प्रेम करता हूँ। मैं तो उसे कोई क्षति पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। कुछ देखकर तो प्रेम किया होता, रेखा झल्लाकर बोली। ऐसी बुरी और दुष्ट औरत से मोहब्बत कर बैठे। प्रेम देखकर कब किया जाता है? प्रेम हो जाता है। काले चिराग की होठों पर मुस्कान तैराई थी। ओह, तो आप लोगों की दुनिया में भी मोहब्बत का यही दर्शन है, यही मानते हैं आप भी? रेखा ने पूछा। हमारे तुम्हारे यहाँ क्या, ये तो प्रेम का विश्वव्यापी दर्शन है। काले चिराग ने ठहरे हुए शब्दों में सहजता में कहा। दिल और दिल से जुड़ी भावनाएं भी क्या जुदा होती हैं? रेखा कुछ क्षण खामोश रही, फिर बोली। अब बकाल का क्या करें? उसने तो मेरे भाई को कहीं का नहीं छोड़ा है। रेखा परेशान थी, उसकी आंखों में बार बार आंसू छलक आते थे।
परेशान न हो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। इंद्र ने सरदाह भरी थी। आप बैठ जाएं, रेखा काले चिराग से संबोधित हुई। अब बैठने का वक्त नहीं है, काले चिराग ने रेखा के बराबर बैठते हुए कहा। अब कुछ कर गुजरने का वक्त है। बताइए क्या किया जाए? रेखा बोली। मैं इस नर्क से अपने भैया की मुक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं डरता हूँ रेखा कि कहीं तुम भी किसी मुसीबत में ना फंस जाओ, इंद्र बोला। और इसका जवाब काले चिराग ने दिया। इंद्रजीत, अगर तुम्हें बकाल के चुंगल से कोई बचा सकता है तो तुम्हारी बहन ही है, वरना वो दिन अधिक नहीं जब तुम्हारे चेहरे की ये दीमक तुम्हारे पूरे शरीर पर फैल जाएगी। हाय नहीं, रेखा चीखी तो उठी थी। मैं अपने भाई पर वो दिन कभी नहीं आने दूंगी। मैं अपने स्वस्थ, अपनी आज़ादी और अपनी जिंदगी के लिए अपनी बहन को किसी नरक कुंड में नहीं झोंक सकता, इंद्रजीत बोला। फिर उसने अपनी बहन को संबोधित करके कहा, रेखा तुम वापस चली जाओ, तुम एक सीधी सादी लड़की हो, तुम इन मायावियों का मुकाबला नहीं कर सकोगी। मैं एक जादूगर होकर भी बकाल का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम तो कोई चीज ही नहीं हो। तुम यहाँ तक आ गई, मैंने तुम्हें देख लिया, मुझे चैन मिल गया। बाकी जिंदगी मैं इसी मुलाकात की कल्पना में काट दूंगा। मेरी बहन, मेरा कहना मानो, वापस चली जाओ। तुम बकाल को नहीं जानती, वो एक ताकतवर और खतरनाक औरत है, उसका मुकाबला आसान नहीं। फिर तुम इसी से बकाल की ताकत का अंदाजा लगा लो कि ये काला चिराग आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके मुकाबले के लिए ये तुम्हें इस दुनिया में तो ले आए हैं, लेकिन अपनी दुनिया के प्राणी पर खुद कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। है ना आश्चर्य की बात, जबकि ये बकाल से मोहब्बत के भी दावेदार हैं। देखो, मेरे प्यार का मजाक न उड़ाओ, काले चिराग ने रूखे लहजे में कहा। जो बात तुम नहीं जानते उस बारे में इस विश्वास से बात करना स्वयं को धोखा देना है। मैं बकाल से प्यार करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। रह गई ये बात कि बकाल का मुकाबला मैंने स्वयं क्यों नहीं किया और इसके लिए मैं तुम्हारी बहन को क्यों लेकर आया हूँ, तो इंद्रजीत सुन लो कि बकाल ने महीनों मुझे इस बात का पता ही नहीं चलने दिया कि वो तुम्हें जंगल से उठा लाई है और तुम पर आसक्त है। जब मुझे संदेह हुआ और मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा तो ये सच्चाई मेरे सामने आई। फिर रेखा बोली, और फिर जब मैंने इस समस्या पर बकाल की पकड़ की तो उसने देवा काली का नाम लिया और राजू मदारी का किस्सा सुनाया। उसने मुझे बताया कि वो देवा काली के आदेशानुसार राजू मदारी की इच्छा पर उसे दंड दे रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बकाल तुम्हारे साथ जिस तरह पेश आ रही है वो किसी प्रकोप से कम नहीं, लेकिन इस सजा में उसके लिए आत्मतृप्ति और संतुष्टि है। उसने अपने स्वार्थ हेतु तुम्हें जीवित रखा हुआ है और ये एक गंभीर घिनौना अपराध है। हमारी दुनिया का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। और फिर मेरे लिए तुम्हें, उसने इंद्र की तरफ इशारा किया, खत्म करना कोई कठिन काम नहीं। अब भी खत्म कर सकता हूँ और कल भी खत्म कर सकता था। तुम्हारी मौत के साथ ही बकाल का ये खेल समाप्त हो जाता, लेकिन तुम्हारी हत्या बकाल से नहीं छिपती, वो जान जाती, नतीजे में मेरी दुश्मन हो जाती और यूं मेरा प्यार खाक में मिल जाता। इसलिए मैंने ये रास्ता नहीं अपनाया, सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। समय बीतता रहा। एक बात तुम्हें और बता दूं, हमारे प्रेत लोक के वक्त में और तुम्हारी दुनिया के वक्त में बहुत अंतर है। तुम्हारी गणना के अनुसार बकाल की कैद में तुम्हें 17-18 बरस होते हैं, लेकिन मेरी गणना से केवल 7-8 माह। खैर, जब मैंने तुम्हारी दुनिया में जाकर तुम्हारे खानदान की खोज लगाई तो मुझे तुम्हारी बहन रेखा नजर आई और मैंने तत्काल ही अपनी योजना बना डाली और उसे यहाँ ले आया, क्योंकि ये रेखा ही एकमात्र जरिया है तुम्हारी मुक्ति का, और ये मेरी मुक्ति भी है। ये जो तुम्हारे चेहरे की दीमक लग गई है, ये धीरे धीरे फैलती हुई तुम्हारे पाँव के अंगूठे तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इस विपदा से मुक्ति नहीं दिला सकेगी। तुम्हारा रोग बढ़ता जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए बकाल के हो जाओगे, और यूं मेरे प्यार, मेरी चाहत की मौत हो जाएगी। मैं किसी की मौत नहीं चाहता, न अपनी न तुम्हारी। मैं चाहता हूं कि रेखा को उसका भाई मिल जाए और मुझे मेरी बकाल। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी बात से आपको दुख पहुंचा। इंद्र शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, मुझे अब खेद इस बात का है कि मुझे अपनी दुनिया के कुछ रहस्य खोलने पड़े, काले चिराग ने कहा। कुछ क्षण खामोशी रही और इस खामोशी को रेखा ने तोड़ा। फिर अब करना क्या है बताइए? मुझे बस अपना भाई चाहिए, जीवित, स्वस्थ। मेरी तो यही कोशिश है, काले चिराग ने ठंडी सांस लेकर कहा। और हमें, वो कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या हुआ? रेखा उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। तभी पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई पक्षी झोपड़ी की छत पर आ बैठा हो। लगता है बकाल आ गई, काला चिराग मुश्किल से ही बोल सका था। अब क्या होगा? रेखा एकदम घबरा गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। इंद्र भी सहम गया था। मैं देखता हूँ क्या मामला है।
काला चिराग उठता हुआ बोला, अगर बकाली आई है तो वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? वो कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेखा और इंद्रजीत की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। काला चिराग दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही बाहर जाने के लिए झुका तो कुछ एक क्षणों के लिए झुका का झुका रह गया। फिर वो खौफजदा होकर पीछे हटा और तेजी से पलटकर इन दोनों के निकट आ गया। मारे गए, उसके मुंह से निकला था। क्या हुआ, कौन है बाहर? रेखा ने पूछा। हम घेर लिए गए हैं, बाहर बकाल के कारिंदे मौजूद हैं। और बकाल? इंद्रजीत ने पूछा। वो मुझे सामने दिखाई नहीं दी है, पर वो भी आसपास ही होगी। मेरा ख्याल है वो हमें फंसाना चाहती है। यह अच्छा नहीं हुआ, उसने मेरे जाल फेंकने से पहले ही अपना जाल फेंक दिया। काला चिराग अपना खौफ छिपा नहीं पा रहा था। इंद्रजीत कुछ पूछने ही वाला था कि बाहर से आवाज आई और यह आवाज निस्संदेह बकाल की ही थी। झोपड़ी में बैठकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले सुनो, मैं आ गई हूँ। तुम क्या समझते हो, तुम 1.5-2 आदमी मुझे अपने जाल में फंसा लोगे? भूल है ये तुम्हारी। मैं तुम्हारी ये साजिश कभी सफल नहीं होने दूंगी। और सुन लो चमगादड़ के बच्चे, अब तू बाहर आ जा, तुझे हिरासत में लिया जाता है। बकाल कुछ एक क्षण चुप रही, फिर आगे बोली, चल जल्दी कर, फौरन बाहर आ जा। ये घोषणा सुन काले चिराग ने बड़े निराशा के साथ ही रेखा और इंद्र की तरफ देखा और धीरे से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे पंख कट गए हैं। मैं अब ना अपने लिए कुछ कर सकता हूँ और ना तुम्हारे लिए। मेरे लिए दुआ करना, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। जल्दी करो चमगादड़ के बच्चे, बाहर से बकाल की फुफकारती आवाज आई। काला चिराग उन दोनों से विदा ले जैसे ही झोपड़ी से बाहर आया, उसने बकाल को घोड़े पर सवार अपने सामने पाया। घोड़े पर बैठी वो एक शहजादी सी लग रही थी। काले चिराग को देखकर उसने एक कहकहा लगाया, फिर व्यंग्यपूर्ण आवाज में बोला, आ गया तू मेरी जान के दुश्मन। काला चिराग असहाय सा बोला, मैं तेरी जान का दुश्मन नहीं हूं बकाल। फिर तू अंदर बैठा क्या मेरी कुशलता की दुआ मांग रहा था? व्यंग्य भरे स्वर में पूछा बकाल ने। हाँ यही समझ, मैं चाहता हूं कि तू इस मासूम इंसान को छोड़ दे और मेरी हो जा। तेरी हो जाऊं? ये कहकर बकाल बहुत जोर से हंसी। चमगादड़ की संतान तू है क्या? कभी तूने अपनी औकात पर गौर किया है? मैं जो कुछ भी हूँ बस तेरा हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तेरी मोहब्बत को अपने घोड़े की सूंड तले रखती हूँ। बकाल तू मेरा चाहे जितना अपमान कर ले, पर मेरी मोहब्बत को बेइज्जत ना कर। वो तड़प उठा। नहीं तो क्या होगा? वो फुफकारी। मैं देवा काली के दरबार में जाऊंगा। काले चिराग ने सिर उठाया। दरबार में? बकाल जैसे ये सुनकर पागल हो गई, पागलों की तरह हंसने लगी। फिर हंसते हुए बोली, तू जाएगा देवा काली के दरबार में? तू देवा काली के स्नानागार में तो जा सकता है, पर तेरा दरबार में जाना आसान नहीं। चमगादड़ के बच्चे, अपनी औकात न भूल, अपनी जात न भूल। प्यार की कोई जात नहीं होती, कोई नस्ल नहीं होती। प्रेम तो अंधा होता है, वो जैसे अपने आप में गुम था। चिंता न कर, मैं तुझे तेरी मोहब्बत की तरह अंधा कर दूंगी। फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, बंदी बना लो इसे। उसके आदेश का तत्काल पालन हुआ। 2 देव का एक खौफनाक सूरत बंदे आगे बढ़े और उन्होंने देखते ही देखते काले चिराग को जंजीरों में जकड़ लिया और फिर उसे खींचते हुए बकाल के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं जानती हूँ तू अंदर बैठा क्या कर रहा था। तो इंद्रजीत की बहन को लेकर देवा काली के दरबार में मेरा मुकदमा पेश करने की मंत्रणा कर रहा था। तेरी मंशा मुझे दंड दिलवाने की है और तू इंद्र को उसकी दुनिया में वापस भिजवाना चाहता है कि तेरा रास्ता साफ हो जाए और मैं तुझसे प्रेम करने लगूं, तेरी तरफ झुक जाऊं। ओ काले चिराग, क्या तूने भी अपनी सूरत देखी है? नहीं देखी तो किसी गंदे नाले के किनारे खड़े होकर अपनी शक्ल देख, फिर मुझसे प्रेम करना। जाओ, ले जाओ इसे। वो दोनों खौफनाक देवकाय शख्स अपने घोड़ों पर सवार हुए। दोनों के हाथ में जंजीर का सिरा था। दोनों ने एक अजीब सी आवाज निकालकर एक साथ अपने घोड़ों को एड़ लगाई। घोड़े सरपट दौड़ने लगे। काला चिराग जंजीरों में बंधा रेत पर घसीटता चला जा रहा था। बकाल इस नजारे को बड़े गर्वित अंदाज में देख रही थी, यहाँ तक कि काला चिराग उड़ती रेत के बीच में गायब हो गया। तब बकाल अपना घोड़ा बढ़ाकर झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंची। रेखा झोपड़ी के अंदर बैठी बाहर होने वाली कोई भी कार्रवाई को देख और सुन रही थी। बकाल को निकट आते देखकर वो फौरन उठकर इंद्र के पास चली गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस चुड़ैल का सामना किस तरह करे। इंद्रजीत ने अपना सूखा हाथ रेखा के कंधे पर रखकर धीरे से दबाया, जिसका मतलब था कि परेशान ना हो। बकाल अंदर आई। उसने तीखी निगाहों से रेखा को देखा। रेखा ने भी उसे सिर से पांव तक देखा। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। कितने क्षण दोनों इसी मुद्रा में रहे। बहुत खूबसूरत हो, बकाल ने पहल की। पता नहीं ये सवाल था या उद्धार।
कम कुछ तुम भी नहीं हो, रेखा तीखे स्वर में बोली। तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती। वो हंसी। मैं अपने भाई की हालत देख रही हूँ, इससे अधिक जानने की कामना भी नहीं है। तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हंसकर बोली। जो अच्छा लगता हो उसकी ऐसी दुर्गत बना देना शायद तुम्हारी दुनिया की रीत है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारा भाई हर दुख हर पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। इसके चेहरे पर ग्रहण लगा हुआ है बस। हाँ, चांद को ग्रहण लग चुका है और ये शुभ और अच्छी बात नहीं। रेखा ने उसकी बात काटी। तुम्हारी दुनिया में इसे बुरा समझा जाता होगा, मेरे लिए तो यह अपार प्रसन्नता की बात है। मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़े यत्न किए हैं, अब मुझे इसका फल मिलने वाला है, वो चहकती सी बोली थी। भूल जाओ, रेखा ने बड़ी रुखाई से कहा। किस बात को? बकाल हैरान हुई। मेहनत के फल को। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, रेखा ने दृढ़ लहजे में कहा। वो क्यों? बकाल ने पूछा। मैं जो आ गई हूं। तो दोस्तों, ये था सुहा नॉवल का 15वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।